नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह। मैं ट्रस्टी और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। और आज मेरा ये जो लाइव है, एक महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बहुत समय से बैकग्राउंड में अगर कुछ चल रहा है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। मगर मैं जो मेन मुद्दा है आज मेरे लाइव आने का, मेन मुद्दा ये है कि बहुत समय से इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। एंड जैसे कि आपको पता है, जो लोग पावर एंड मी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं शुरू से और जो मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त मित्रगण और प्रोफेशनल फ्रेंड्स वगैरह, जो पर्सनली नहीं जानते मगर प्रोफेशनली जानते हैं, तो वो सब जानते हैं कि क्या काम कर रहा हूँ मैं। और ये तो मैं पिछले 10 साल से ऊपर से हीमोफीलिया के बारे में अवेयरनेस और रेयर डिजीज़ के अवेयरनेस कर रहा हूँ। पर इसको एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेशन जो किया है हमने, वो 2019 दिसंबर में किया था। पावर एंड मी फाउंडेशन का जन्म हुआ था और पावर एंड मी फाउंडेशन को अब 4 साल पूरे हो गए हैं दिसंबर में ही। और मगर हम कोई सेलिब्रेशन उतना बड़ा कर नहीं पाए, क्योंकि सारे पेशेंट्स जो थे, वो सारे पेशेंट्स किसी न किसी चक्कर में परेशान घर में पड़े हुए थे, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है फैक्टर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में थोड़े से चुनाव भी हो रहे थे और उसके वजह से हेल्थ केयर जो है और एजुकेशन हमेशा हिंडर होता है। तो हमने सीख लिया है, पर ये चीज़ चलनी नहीं चाहिए। और इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी लगा है कि हम एक मध्यस्थ की तरह काम करें कि सरकार के द्वारा बनाई गई स्कीमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, पॉलिसी सही बनी है कि नहीं, उसके अंदर कुछ कमी है कि नहीं। हम समय समय पर सरकार को अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से, उनके ऑफिसर्स, कंसर्न ऑफिसर्स के माध्यम से, डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उन लोगों को उस चीज़ के बारे में अवगत कराते हैं। हमारी कोशिश यही है ताकि पॉलिसीज़ में अगर कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो उसे दूर की जा सकें। और जो व्यक्ति है जिसे उसकी ज़रूरत है, और जिन लोगों को जो वनरेबल सेक्शन है, उन्हें मदद मिलनी चाहिए। और हमारा यहाँ पे मेन एम्फेसिस जो है दुर्लभ बीमारियों के पेशेंट और उनके फैमिली है। तो आज मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ, क्योंकि दुर्लभ बीमारियां तो पूरी दुनिया भर में अब 7,000 से ऊपर हैं, लगभग 8,000 हो गई हैं। और अगर हम देखें तो हमारे भारतवर्ष का आंकड़ा थोड़ा सा तो 550 के आसपास ही हमारे यहाँ पे अभी तक डायग्नोस हो पाई हैं। और क्योंकि हमारे हेल्थ केयर अभी डायग्नोसिस लेवल पे भी बहुत हमें आगे जाना है, कि हमारे यहाँ पे अगर हम दुर्लभ बीमारियों की बात करते हैं, तो किसी भी दुर्लभ बीमारी को पकड़ने में, उसका इलाज चालू होने में 5 से 10 साल, कई बार 15 साल कई बार उम्र बीत जाता है, या फिर पेशेंट ही डिमाइस हो जाती है, यानी बेचारा मर जाता है और पता ही नहीं चलता कि उसको क्या बीमारी हुई थी। तो अब ये केस स्टडी है, बहुत सारा चीज को मैं काट के छोटे में लेके आना चाह रहा हूँ, निचोड़ लेके आना चाह रहा हूँ, ताकि हम प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकें और प्रॉपर वे में बता सकें। अब नॉर्मल व्यक्ति होता है, और एक नॉर्मल परिवार हुआ, और एक वो परिवार जिसके घर में दुर्लभ बीमारी है। ठीक है? तो इस चीज़ की एक थोड़ी-सी तुलनात्मक मैं करना चाहूँगा, और यहाँ पे मेरा केस स्टडी हीमोफीलिया से है, क्योंकि मैं खुद भी एक सीवियर हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ, प्लस मेरे 2 भाई और हैं जो सीवियर हीमोफीलिया के पेशेंट हैं। तो इस मर्ज को मैं बेटर वे में समझता हूँ। उसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं, जो हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हमने देखी हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। तो उस चीज़ को और बेटर वे में आगे लेके आ सकते हैं। और इसे मैंने सीमित किया है अपने गृह जिले सिंगरौली, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये इसलिए सीमित किया है क्योंकि हो सकता है हमारे जो पैरामीटर्स हम ले रहे हैं, वो अलग-अलग जिले, अलग-अलग शहर, यहाँ तक कि अलग-अलग शहर मैं बदल रहा हूँ। एक जिले के अंदर भी कुछ अलग शहर या गाँव, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण को अगेन एक्सेस नहीं है मेडिकल का, तो वो कुछ चीज़ें मैं एस्पेक्ट आपको मैं अभी डिस्कस करूँगा अपनी बात में। ठीक है? तो ये वाली चीज़ें हैं। तो जब हम इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो अलग-अलग जगह की अलग-अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है,
जगह के हिसाब से कि कितने डिमांड एंड सप्लाई और वो सारी चीज़ें हैं, वो हम उस चीज़ में उतना ज़्यादा अभी नहीं चाहते, मगर कुछ चीज़ को बस थोड़ा सा एक केस स्टडी के माध्यम से मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हम नॉर्मली जो इवैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग का, वो ये है कि एक फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है? हम 2 हमारे 2 वाला सिद्धांत वाला बात है। कोई इस चीज़ के बेसिस पे 4 मेंबर्स की फैमिली का एक इवैल्यूएशन किया जाता है। अब नॉर्मली कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए क्या-क्या पैरामीटर्स कवर होते हैं, कुछ चीज़ों को मैंने ओमिट कर दिया है कि वो बहुत सब्सटैंशियल नहीं है, कई जगह क्या है कि उसकी ज़रूरत होती है, कई जगह नहीं होती है, तो वो मर्ज करके लम्प सम अमाउंट आता है, एक एस्टिमेट अमाउंट बनाया जा सकता है। तो जो मेजर चीज़ें हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आती है, अब ये कंपैरिज़न आपको देखना ज़रूरी होगा, जहाँ पे जिस अमाउंट में किसी व्यक्ति के पास अगर उतना अमाउंट है नॉर्मल घर में, तो वो लाविश लाइफ जिएंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, ठीक है? ऐश और आराम में जिएंगे। पर अगर किसी के घर में रेयर कंडीशन है, तो वो उनके लिए बेयर मिनिमम है। समझ में आ रहा है आपको? अब मैं अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब जैसे जो पैरामीटर्स हैं जो लिए जाते हैं, फूड हो गया, खाना, शेल्टर, यानी आपके पास घर है कि नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं कि अपना अपना घर है, ठीक है? ये चीज़, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कहीं पे आने जाने के लिए, क्योंकि इनकम जनरेट करने के लिए घर बैठे तो कोई कुछ नहीं ला के देगा ना। और आज हम रिमोट वर्किंग की बात करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, तो अगेन वो सारी चीज़ें वेरी करती हैं, बड़े शहर से लेके छोटे शहर में बहुत चीज़ें वेरी करती हैं आज के डेट में। और क्या उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं हैं, और ये चीज़ें हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। पर थोड़े से आगे मैं बढ़ता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, जिसके अंदर आपका घर के अंदर एलपीजी गैस हो गया, सिलेंडर, ठीक है? प्लस आपका इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनर्जी के रूप में। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में मैं पेट्रोल और डीजल का कॉस्ट जो है, वो ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड करूँगा। तो इसलिए जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँगा, तो उसके अंदर वो भी ऐड ऑन कर दूँगा। ठीक है? अलग से एनर्जी में उसको नहीं डाल रहा हूँ मैं। फिर क्लोथिंग हो गई, कपड़े तो चाहिए, सीज़न अभी देखिए अब ठंडी है तो थोड़ा-सा कान ढकना, गर्म कपड़े चाहिए, ठीक है? सीज़न बदलता है तो कुछ ये है हमारे यहाँ, हमारा भई तीज त्योहार है, साल भर में नहीं साल भर हर तीज त्योहार में नहीं खरीद सकता व्यक्ति, तो मगर किसी एक तीज त्योहार में तो कुछ न कुछ तो खरीदेगा, 4 मेंबर के लिए खरीदना है, तो क्लोथिंग का कॉस्ट मिनिमम क्या-क्या रह सकता है? एजुकेशन, अब एजुकेशन का प्राइस यहाँ पे वेरी करेगा। अब मान लीजिए बच्चा छोटा है, स्कूल जा रहा है, या फिर बड़ा हो चुका है, कॉलेज जा रहा है, ठीक है? या फिर चलिए ये दोनों फेज से निकल चुका है तो उसके एजुकेशन के ऊपर कॉस्ट नहीं जाएगा, मगर वो फिर उसकी फिर आगे वो चीज़ हो जाती है, एजुकेशन वाली हट जाती है फिर, ठीक है? अडल्ट फेज में है तो उसकी अर्निंग वाले फेज हो रहा है कि नहीं, अर्न कर रहा है कि नहीं, ठीक है? फिर हेल्थ केयर, सबसे स्पेसिफिक मुद्दा यहाँ पे ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हेल्थ के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आप काम कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी शिक्षा सही तरीके से आप प्राप्त कर पा रहे हो कि नहीं, आपका परिवार को उस हेल्थ प्रॉब्लम से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें जो है आपको वो सारा चीज़ देखना होता है, ठीक है? फिर चाइल्ड केयर, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर भी उसको अलग से एक पैरामीटर है, मैंने ये नेट से ही निकाला है ये पैरामीटर, ठीक है? एंटरटेनमेंट, आजकल हर घर में टीवी वगैरह है तो एंटरटेनमेंट का क्या है, उसके अलावा लोग घूमना फिरना ये सब भी इंक्लूड करते हैं, पर यहाँ पे मैंने मिनिमाइज करने के लिए एक छोटे शहर का और एक छोटे जिले का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे घूमने लायक उतना बहुत कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है कि आदमी घूमने के लिए चला जाता है, बड़े बड़े मॉल हों या ऐसा ऐसा कुछ उस तरीके से नहीं है अभी। स्टिल वी आर इन डेवलपमेंटल स्टेज में है हम, तो हम उस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है? और मोबाइल, इवन सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आज के इस डिजिटल एरा में, इंफॉर्मेशन के एरा में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन एक ज़रूरी चीज़ है। और जब हम एक परिवार के, हम ये बात कर रहे हैं कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो मिनिमम 2 सिम मोबाइल तो होंगे ही होंगे, ठीक है? जिन्हें हर महीने रिचार्ज करना है, तो वो भी कॉस्ट में आ रहा है, ठीक है? बाकी मिसलेनियस आप छोड़िए, अभी वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है? अब एक चीज़, अब इस चीज़ को, ये पैरामीटर्स आपको मैंने बता दिए, ये लिए हैं, इस चीज़ को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक नॉर्मल फैमिली, ठीक है? जिसका अब क्योंकि
सरकार के अलग-अलग स्कीम हैं अभी एट प्रेज़ेंट, क्योंकि मध्यम फैमिली है और बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनको प्रधानमंत्री के स्कीम के थ्रू वो फूड मिल रहा है, राइट? गेहूँ और चावल वग़ैरह मिल रहे हैं। पर उसके अलावा भी सब्ज़ी हो गई और भी चीज़ें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके रिफाइन ऑयल, नमक, चीनी, दूध, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और इवन चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, तो गेहूँ को पिसाना तो पड़ेगा साहब आटा बनाने के लिए, ठीक है? तो उसके प्राइसिंग वग़ैरह अगर हम वो देख लें 4 व्यक्ति का फैमिली जो है, तो उसको 6 से 8,000 रुपए मिनिमम इस छोटे से शहर में 6 से 8,000, मैं बहुत काट-पीट के बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? कि 6 से 8,000 जब उसको मान लीजिए प्रधानमंत्री के उस स्कीम के थ्रू ये गेहूँ और चावल वग़ैरह मिल रही है, तब उनको मिनिमम इतना खर्चा पड़ता है। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप। यानी हमारा जो खर्चा है यहाँ का इन्फ्लेशन और यहाँ महंगाई जो है उस चीज़ को ध्यान में रख के बता रहा हूँ आपको। तब उनको मिनिमम ये 6 से 8,000 रुपए पर मंथ लग रहे हैं और अगर उनको वो इस स्कीम में नहीं आते, उनको ये चावल गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो यानी ये चीज़ उनका आराम से 12-15,000 रुपए महीने का जाएगा ही जाएगा, अगर उन्हें 3 टाइम का खाना चाहिए। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ठीक है? ये चीज़। अब क्योंकि अब अगेन ये कॉस्ट प्राइस इसलिए वेरी करेगा कि मान लीजिए 2 तो अडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं या फिर अडल्ट हो चुके हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। क्योंकि उनका फूड आहार फिर उस हिसाब से चेंज होगा और उस हिसाब से कौन-सा आहार किसको मिल रहा है, तो उसका कॉस्ट भी मार्केट में वेरी करता है, ठीक है? अब फिर शेल्टर, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो अगर लोकल हैं यहाँ पे सिंगरौली के, तो उनके पास अपने घर हैं, चाहे वो गाँव में हो, चाहे शहर में हो, उनके पास अपने घर हैं, तो रेंटल का थोड़ा बचता है। मगर कुछ लोग हैं जिन्हें रेंट पे रहना है, तो उनको अगेन वेरी करता है आपका रेंट जो है, वो 8 से 12,000 रुपए महीने, 8 से 12,000 रुपए महीने। तो आप इसको लिखते जाइएगा आप लोग भी कि कितना कॉस्ट पड़ेगा एक नॉर्मल फैमिली के लिए, ठीक है? अगर रेंट पे हैं तो, रेंट पे नहीं है तो वो रेंट वाला हट जाता है हिस्सा, ठीक है? कि मगर मेंटेनेंस तो पड़ता है साहब, मेंटेनेंस तो बनेगा, जिसका घर है तो उसका मेंटेनेंस तो होगा। हम वो मेंटेनेंस का कॉस्ट अभी जोड़ नहीं रहे हैं, पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर किसी का घर बना हुआ है, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बनाने से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करना होता है और महँगाई के साथ चीज़ें महँगी होती जाती हैं समय के साथ। सीमेंट, सरिया भी महँगा हो चुका है ऑलरेडी। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन अगेन, ट्रांसपोर्टेशन का जनरल हमारे यहाँ पे मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर बाहर अगर जाना होता है वो क्योंकि हमारे एनजीओ के काम से मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरा एज सच वर्क से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत काम होता है, दैट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह जो है वो करता हूँ। तो उसमें तो जिस एनजीओ के प्रोजेक्ट से रहता हूँ, तो वो वहाँ पे वो खुद लाना ले जाना वाला काम करते हैं, तो उस चीज़ का मेरा वैसे नहीं पड़ता और ज़्यादातर मेरा काम ऑनलाइन रहता है। पर जिनका नहीं है, उनको डेली मान लीजिए जॉब पे जाना है, तो उनका जॉब पे आना जाना, अपना व्हीकल है, ठीक है, टू व्हीलर है, टू व्हीलर से आना जाना है, तो पेट्रोल का हमारे यहाँ पे 108 रुपए कुछ पैसे है साहब, ठीक है, प्रति लीटर प्राइस 108 रुपए कुछ पैसे है, 74 पैसे ऐसे कुछ है प्रति लीटर पेट्रोल का दाम हमारे यहाँ पे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो आप उस चीज़ को जोड़िए कि वो बाइक से अगर जा रहे हैं और बाइक आपकी 30-40 का एवरेज दे रही है, बढ़िया से वो अच्छे से मेंटेन करके रखें, तो वो मान लीजिए उनको डेली का ट्रैवल अगर 40 किलोमीटर पड़ता है डेली का, तो यानी 1 लीटर पर डे उनका खर्चा हो रहा है, ठीक है? और आपको मैं बता दूं, आपका अनटिल अनलेस सेल्स का काम है या फील्ड का काम है, कंपनियां या एम्प्लॉयर तेल का पैसा नहीं देते हैं, वो उनको सैलरी से ही मैनेज करना है, ठीक है? तो अप डाउन का अगर किसी का 40 किलोमीटर पर डे है, 40 का एवरेज दे रही है बाइक, तो यानी 108 रुपया, हम 100 रुपया ही मान लें,
₹8 छोड़िए, ₹8.74 छोड़िए, हम ₹100 ही मान लें, तो ₹100 पर डे के हिसाब से अगर वो टू एंड फ्रो कर रहे हैं, एक व्यक्ति कर रहा है, देखिए यहाँ पे अब फैमिली में 4 लोग हैं, अगेन वो चीज़ वेरी करेगा कॉस्ट, इसीलिए मैंने सिर्फ इस चीज़ को ये माना है कि ₹100 पर डे के हिसाब से 30 दिन का कितना हुआ? ₹3000, ठीक है? 1 महीने का। तो लम सम हम पूरे परिवार का ये मान के चल सकते हैं कि उनका 3000 से लेके ₹10,000, 3000 से 10,000 ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट जाता है। और ये कॉस्ट क्यों जाएगा? आप लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप बाइक की बात क्यों कर रहे हैं, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ गया? साहब, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। नगर निगम की गिने चुने 7-8 बसें हैं, उनका स्पेसिफिक कुछ रूट है और वो उतने उस तरीके से आपके टाइम के हिसाब से नहीं चलते। बाकी ऑटो हैं, ठीक है? ऑटो के शेयरिंग में आप जाएंगे तो नज़दीकी डिस्टेंस में अगर आप जाएंगे 2-4 किलोमीटर में, तो वो ₹10 आपका, 2 किलोमीटर में, 2 से 3 किलोमीटर ₹10 आपका शेयरिंग पड़ता है, ठीक है? जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो 15, 20, 25, 30, ₹50 पड़ता है। पर मेरा पर्सनल, मैं एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैं जगह के नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि जो सिंगरौली में है उसको फिर ये लोग जाके दोबारा चेक भी कर सकते हैं कि क्या ऐसा होता है, ठीक है? अब ये है कि यहाँ पे मैं रहता हूँ गनियारी में, ठीक है? अब मुझे जाना है ट्रॉमा सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ हमें फैक्टर इंजेक्शन मिलता है, ठीक? तो अब यहाँ से लमसम वो 2 किलोमीटर है, उससे थोड़ा-सा कम भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ से निकल के, क्योंकि मेरा डायरेक्ट भले मेन रोड है, पर यहाँ पे हमारे वैसे नहीं चलती गाड़ी कि भैया बैटरी वाला चल रहा है या फिर ऑटो ऐसे चल रही होती हैं और आप हाथ दे के हाँ भैया वहाँ जाना है, वहाँ ले चलिए। ऐसा नहीं होता है अभी। अभी यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना अव्यवस्थित है। तो ऑटो रिक्शा आपको करने जाना पड़ता है अम्बेडकर चौक। अम्बेडकर चौक से ऑटो वाला, अगर शेयरिंग वाला आपको मिल गया, यानी आप परेशान हैं, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, अगर मिल गया शेयरिंग वाला तब तो ठीक है, ठीक है, आप ₹10 में पहुंच जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप बुक करके आपको जाना पड़ता है, तो वो 50 से ₹100 लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे इस तरीके से है, 50 से ₹100 लेते हैं आपका ये 2 किलोमीटर का, ठीक है, ऑटो वाले। और अगर 25 से 30 किलोमीटर आप हैं दूर, ऑटो आपको बुक करके आना पड़ रहा है, तो आप ये मान लीजिए ₹600-700 मिनिमम, 600-700, बात बता रहा हूँ सही चीज, ₹600-700 आपको खर्च करने पड़ेंगे। दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सिंगरौली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके से है ही नहीं। तो ऑटो वाले अपना मनमानी रेट उस तरीके से लेंगे, कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो वो उस तरीके से वो जाएगा। और उनके भाई तेल का दाम ज़्यादा है, सीएनजी का दाम कम है, पर वो चीज़ गवर्नमेंट को देखना है कि क्या हो रहा है कॉस्टिंग का। और बीच में मैंने कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी ट्रेनिंग दी थी, तो उस समय भी मैंने देखा था जो ग्रामीण क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो चलाते हैं, अब वो महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को आना रहता था हमारे ट्रेनिंग सेंटर, या फिर हमने कहीं पे और किसी पंचायत में रखा है वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, तो 600-700 वो वहाँ पे भी मांगते थे, ठीक है? और वो कितना डिस्टेंस होगा? 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मैक्सिमम। तो वो ये प्राइस है। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफ़ी वॉलेटाइल है यहाँ पे और काफ़ी हाई है। तो हमारे यहाँ पे हम लमसम जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, आप अगर काम करने, पढ़ाई करने जाते हैं, अपना खुद का आपका निजी वो नहीं है गाड़ी, तो आपके लिए काफ़ी हाई हो सकता है। और अगर आपके ऐसा हेल्थ परमिट नहीं करता कि आप शेयरिंग में जा सकते हैं, तो आपको एक ऑटो बुक करना ही पड़ेगा। अब ऐसा करना पड़ेगा तो आपको कॉस्ट इतना इस तरीके से पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा अपना ये चीज़ बता दे रहा हूँ। ये
मैं आप कंपैरिजन साइड बाय साइड में करते जाऊंगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग विथ हीमोफीलिया बताना है। तो एक नॉर्मल फैमिली को क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, नॉर्मल व्यक्ति 2 किलोमीटर तक पैदल भी चल सकता है, ऐसा बात कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 किलोमीटर तक पैदल भी चल जाएगा, 5 किलोमीटर भी पैदल चल जाएगा। परंतु वो व्यक्ति पैदल कैसे चल पाएगा जिसके घुटने में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, ये बताइए, नहीं चल सकता। उसको कोई ना कोई साधन चाहिए, उसके लिए 1 किलोमीटर बहुत दूर है, और खासकर हीमोफीलिया का पेशेंट है अगर, तो उसके लिए और तकलीफदायक है। मैं बताऊंगा कैसे है, वो चीज़ थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि आपको जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि हीमोफीलिया क्या है, वो चीज़ मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का ये कॉस्ट है, और मैंने आपको ये बताया कि अम्बेडकर चौक से ट्रॉमा सेंटर का 50 रुपए से 100 रुपए ऑटो वाले मांगते हैं, ठीक है, अगर बुक करके लेके जा रहे हैं तो 100 रुपए तक मांगते हैं, सीधे मुंह खोलते हैं, आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आप 2 4 5 को जाने नहीं देंगे, आप वहां पे खड़े रह के धूप में, या फिर ठंड पड़ रही है या बरसात पड़ रही है तो आप खड़े नहीं रहेंगे, तब तक आपको कोई मदद ऐसे मिलनी नहीं है, ठीक है, आप जा नहीं पाएंगे, ठीक। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप प्राइसिंग अपने आप से कैलकुलेशन कीजिएगा ना, मैं आपको एक लमसम एस्टिमेट अमाउंट बताऊंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिंगरौली। ये केस स्टडी है साहब, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक केस स्टडी है, जो मैंने ऑब्जर्व करके नोट करके उस चीज़ को की है। और किसी को वैलिडेट करना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर उसे वैलिडेट करना है तो वो आके इस चीज को चेक कर सकती है, सीधा सी बात, कि भाई क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। गैस सिलेंडर का बात करते हैं, 928 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। ये हम ये मान के चलें, एक 4 जने के परिवार में 1 महीना सिलेंडर चल जाता है 14.2 kg का, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। हमारा परिवार तो बड़ा है थोड़ा, तो वो 21 22 दिन 23 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यानी 1 महीने में हमें दूसरा चालू हो जाता है हमारा। तो आप ये 928.50 रुपीज़ तो अब हुआ है, पहले ये 1100-1200 रुपया था, ठीक है। तो हम इसको लमसम अभी लेते हैं 1000 रुपया 1 महीने का, ठीक है, उसको मिला के, क्योंकि अब जाके हमारे यहाँ पे जो स्कीम आ रही है लाडली बहना, अगर वो एलिजिबल हैं, अगेन अभी वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, वो अभी आएगा, क्योंकि अभी हमें पोर्टफोलियोज बटे नहीं है और कुछ डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। और अभी जिनके ये था, शिवराज जी डिक्लेयर करके गए थे कि अगर आप क्या कहते हैं, पुरुषों के नाम पे सिलेंडर था, तो अगर वो ट्रांसफर करते हैं लाडली बहना के नाम पे, तो वो सिलेंडर के दाम अराउंड 500 समथिंग होने वाले थे, ठीक है। तो वो अभी हुआ नहीं है, तो अभी हम वही प्राइस लेके चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया है कि 928.50 पे होगा, उसी पे सिलेंडर अभी सबको मिल रहा है, ठीक है। और एवरेज हम ये लेके चलते हैं 1000 रुपया महीने का, ठीक है, 1000 रुपया महीने का, यानी 12 महीने का कितना कॉस्ट पड़ा, 12,000 रुपया, ठीक है। ये एक सिलेंडर का कॉस्ट है। और मैंने आपको फूड का कॉस्ट भी बता ही दिया था, ठीक है, 6 से 8 हज़ार रुपया महीना ये मिनिमम है, जब वो अगर वो प्रधानमंत्री के उसके थ्रू ले रहे हैं, पा रहे हैं, गेहूं और चावल वगैरह पा रहे हैं, तब जाके ये कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो आप इस चीज को जोड़ते जाइएगा, हम उसका सबसे मिनिमम प्राइस ही लेते जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपका आ गया क्लोथिंग। हम ये मान के चलें कि भाई 4 जने हैं, पूरे 30 त्योहार में मिला के साल में एक ही बार भाई इन लोगों ने नए नए कपड़े लिए, किसी ने एक 30 त्योहार पे ले लिया, किसी ने एक त्योहार पे, पापा मम्मी ने एक पे ले लिया, बेटा बेटी ने या फिर बच्चों ने एक त्योहार पे ले लिया, या दूसरे पे, इस तरीके से 4 जनों का ये हो गया। इज अ फैमिली ऑफ 4, जिसकी फैमिली बड़ी है उसका कॉस्ट तो ज्यादा है उस फैमिली का, वो तो जनरली एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो हम ये मान के चलें कि 15,000 का उन लोगों ने साल भर में कपड़ा लिया, ठीक है, जिसका एवरेज हम ये मान के चले तो 2,500 रुपये पर, ये 15,000 का है तो कितना हुआ, 1,500 के आसपास, राइट, एक 1,500 के आसपास पर मंथ, ऐसे कुछ आपका
ये कपड़ा, ठीक है। और फिर एजुकेशन, वही चीज़ है। अगर स्कूल में है बच्चा तो स्कूल का बेसिकली आपका यानी पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ फंड्स चाहिए होते हैं। आज के डेट में स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे ये हो, ये सब चीज़ होता ही होता है, ठीक है। 60,000 से लेके 2 लाख रुपए तक। अब वो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, 2 लाख, ठीक है। अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ इतने भी कॉस्टली स्कूल हैं जिनका लाख लाख 1.5 लाख रुपए साल का फीस है साहब। ये चीज़ जान लीजिए आप, तो बहुत पीछे नहीं है हमारे यहाँ एजुकेशन का कॉस्ट में। अगर हम देखें तो 60,000 से 2 लाख रुपए, ये एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉस्ट है, अगर कभी एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है, वो सब चीज़ के लिए कॉस्ट है, वो सब चीज़ इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। एंड अब कॉलेज का, अगर लेस से कोई कॉलेज जाता है तो कॉलेज का उनका ये चीज़ मान लीजिए 45,000 कोई कोर्स का फीस है, या फिर 50-60 हज़ार रुपए कोर्स फीस है। तो हम ये चीज़ मान लिए, हमने 45,000 मान लिया, ठीक है। बेयर मिनिमम हो सकता है इससे कोई सस्ता हो, पर ये एक एवरेज पॉइंट हम ले रहे हैं। 45,000 जो है एक कोर्स फीस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया उसको 3,000 रुपए पर मंथ, ऐसा ही कुछ है नहीं, 3,500 रुपये पर मंथ, ठीक है। 3,500 रुपये पर मंथ इसको ऐसे पड़ा, और आना जाना ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। स्कूल का अगर बस का लगा हुआ है तो बस भी 1200-1500 रुपया महीने लेती है, 1,000 से ऊपर ही लेती है एक बच्चे का स्कूल लाने ले जाने का पर मंथ, ठीक है। ट्यूशन फीस वगैरह वो सब छोड़िए साइड में, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसका भी अलग प्राइस होता है। पर वो सब चीज़ें मैंने जोड़ी नहीं है, वो सब कॉस्ट जोड़ी नहीं है मैंने, ठीक है। तो फिर हेल्थ केयर, अब नॉर्मल परिवार है, अब मान लीजिए वो सरकारी हॉस्पिटल जाता है, वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सरकारी हॉस्पिटल जाता है, अच्छी बात है। 50 टेस्ट फ्री होते हैं हमारे यहाँ, विच इज़ वेरी गुड। मगर उसके अलावा भी हर समय सारे टेस्ट हो पाए ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ के किट्स वगैरह जो हैं, वो कुछ टेस्ट जो है जिन्हें अब इमीडिएटली हमें चाहिए, तो किट्स हैं नहीं, सरकारी है साहब। सरकारी तंत्र में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके लिए कई ऐसे टेस्ट हैं जो जिनके लिए किट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दो फैसिलिटी है यहाँ पे, सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और टेक्नीशियन भी उस लायक कैपेबल हैं, पर किट्स वगैरह है नहीं यहाँ पे। वो सैंपल कलेक्ट होके बाहर जाता है, बाहर गया तो भाई 2-4-5 दिन तो लगेंगे। तो कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स बेचारे वो भी रेस्ट्रिक्टेड हैं, टाइमली डायग्नोसिस नहीं होगा तो पेशेंट्स का क्या हाल होगा। तो कई बार दे रिकमेंड कि भाई आप यहाँ नहीं करा सकते तो बाहर करा लीजिए, ताकि हम मेडिसिन चालू कर सकें। कई ऐसे अगर कुछ कोई सीरियस बीमारी आ रही है, कुछ इंडिकेशन उनको लग रहा है, तो ये वाली चीज़ है। और बाहर का रेट तो आपको पता है, वो चीज़ छोड़िए। तो हमने ये माना कि, और कुछ दवाइयाँ हैं कुछ नहीं है, मान लीजिए वो सब चीज़ जो सरकारी तंत्र का हिस्सा है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें अभी भी होनी रह रही हैं। एक छोटी सी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेडिसिन का हम ये माने, हेल्थ केयर का नॉर्मल परिवार का 500 रुपए से 1,000 रुपए महीना, 4 लोगों का अगर उनका परिवार है। ये एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए किसी महीने कोई सीजनल फ्लू या ये आ गया तो उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, और किसी महीने ऐसा है मान लो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई तो वो जीरो हो जाता है, तो वो बैलेंस करके 500 से लेके 1,000 रुपए महीने। हीमोफीलिया के पेशेंट का कितना आता है साहब? अब देखिए हमारे क्या है कि हमारे को जो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी पहले बाकी और चीज़ें कवर कर लेता हूँ। चाइल्ड केयर, बच्चा है कि नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट, हम ये मान के चलें टीवी का आपका डिश का मत मिनिमम हम टीवी का ही ले रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ नहीं ले रहा कि भाई बाहर घूमने पार्क जा रहे हो या कोई मेला जा रहे हो, कभी जो मेले लगे हैं या फिर इस तरीके से, तो वहाँ का वो चीज़ में ऐड कतई नहीं कर रहा, ठीक है। वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं, उन्हें हम नहीं मान रहे कि ये कंपल्शन है। मान ली टीवी जो है आज के डेट में भाई ज़रूरत है, थोड़ा बहुत तो टीवी देखना ही बनता है, तो 250 रुपये महीने का, ठीक है। मोबाइल फ़ोन मिनिमम महीने का जो आपको 28 दिन का आता है रिचार्ज, जिसमें आपको ठीक ठाक इंटरनेट मिले, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ सरकारें बोलती हैं ऐप से करिए,
ऐप से करिए, ठीक है। तो इंटरनेट चाहिए ना, बिना इंटरनेट के तो चलेगा नहीं, और इंटरनेट भी चलना है और कॉलिंग भी होना ज़रूरी है, राइट। तो आज वो फ्री वाला तो है नहीं सिस्टम, कि पहले ये था कि आपने रिचार्ज किया तो वो आपका वैलिडिटी बढ़ता जा रहा है और आप फ्री बात कर सकते हो, वो चीज़ सिस्टम रहा नहीं है, चेंज हो गया है। तो मिनिमम आप ये मान के चलिए, एक 4 जनों के परिवार में 2 सिम होंगे। आज के डेट में 3 या 4 सिम होते हैं भाई, 4 लोग में सबके पास अपना अपना मोबाइल, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भैया 4 उनके चारों के पास 4 मोबाइल हैं, वो तो लग्जरी है। हम ये मान के चलें 2 के पास है मोबाइल और सिम है, तो यानी 300 रुपए के हिसाब से 600 रुपए प्रति माह उनका ये मोबाइल का खर्चा है। तो अब इसको आप अगर ऐसे एवरेज कर लेंगे तो 15 से 20 हजार रुपए, ठीक है, 15 से 20 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति, ये 4 लोगों के फैमिली का ये खर्चा पड़ना ही पड़ना है, 15 से 20 हजार रुपए। अगर ठीक ठाक उन्हें लाइफ जीना है, ठीक ठाक लाइफ जीना है। और तब जब वो रेंट पे मान लो नहीं रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो वो 24 से 25 हजार रुपये महीने का भी पड़ सकता है, 30 हजार रुपये महीने तक का भी कॉस्ट पड़ सकता है उनको, ठीक है। ट्यूशन अगर करवा रहे हैं तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर वो लग्जूरियस अपना वो चाह रहे हैं, पार्टी करना कहीं पे, ये वो करना, तो वो चीज़ें कॉस्ट बढ़ जानी है। तो मैं तो वो मिनिमम वाली बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया के लोगों का और उनके फैमिली का कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। अब ये बेयर मिनिमम है सिंगरौली जिले में जो कॉस्टिंग पड़ रही है, ठीक है। मैं और किसी शहर की बात नहीं कर रहा हूँ और कहीं जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कॉस्ट थोड़ा सा और कम हो जाता है, क्योंकि वो अपना खुद, उनके पास ज़मीन है, वो अपना खुद मान लीजिए सब्जी वगैरह उगा के अपना अपने खाने भर का निकाल रहे हैं, तो उनकी सब्जी वगैरह का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। दूध वगैरह जो है, यानी बाटर सिस्टम कर लिया, तो वहाँ पे वो चीज़ हो गया आपसी सहयोग में, तो वो कॉस्ट वहाँ रिड्यूस हो जाता है। पर हम ये थोड़ा सा एवरेज जो मान रहे हैं, सेमी अर्बन अर्बन रीजन का एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में अब हम बात करते हैं, अगर किसी परिवार में रेयर डिजीज, दुर्लभ बीमारी है, और यहाँ पे हीमोफीलिया की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंटर्स कि हीमोफीलिया क्या है। पहले तो हीमोफीलिया जो है एक दुर्लभ रक्त की बीमारी है, जिसमें खून का थक्का जमाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, उनकी कमी होती है, ठीक है। फैक्टर 8 की कमी हीमोफीलिया ए और फैक्टर 9 की कमी हीमोफीलिया बी कहलाती है। उसके अलावा इसमें फर्दर और कैटेगरी है। एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 50% से 150% फैक्टर लेवल होता है, पर हीमोफीलिया का जो सीवियर पेशेंट होता है उसमें लेस देन 1% होता है, ठीक है। यानी वो प्रोटीन लगभग ना के मात्रा के बराबर उसके शरीर में बनती है, वो सीवियर हीमोफीलिया होता है। फिर उसके बाद आपका आ गया 1% से 5%, वो मॉडरेट हीमोफीलिया का पेशेंट कहलाता है। फिर उसके बाद आपका आ गया 6 से 40% तक, जो माइल्ड हीमोफीलिया कहलाता है, ठीक है। अब माइल्ड में क्या है, इतना जल्दी पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि दिक्कतें उसमें उतनी नहीं होती। सीवियर जो है, जिसमें ना के बराबर फैक्टर बन रहा है, उसको बिना चोट लगे, अभी मैंने बताया ना आपको, जो फैक्टर है वो ब्लड का, खून का थक्का जमाने में मदद करता है। तो यानी इसका मतलब कट पिट जाने पे ही खून का थक्का नहीं जमना चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं है। नॉर्मली हमारा शरीर भी वेयर एंड टियर करता है, कभी झटका लग गया तो उसके वजह से भी शरीर में आपको कभी स्वेलिंग हुई होगी, चोट लगा होगा, तो बाहर भले नहीं दिखता है, पर अंदर तो ब्लीडिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है कि सीवियर हीमोफीलिया का जो व्यक्ति है, उसके मसल्स में, जॉइंट्स में, टिश्यूज में और वाइटल ऑर्गन्स में हो सकता है, जैसे वाइटल ऑर्गन्स मतलब ब्रेन और जीआई ट्रैक, आपका जो पेट है, आते जो हैं, उनमें जो है स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप रक्तस्राव, अंदरूनी रक्तस्राव हो जाता है बिना चोट लगे, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में जो फैक्टर इंजेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर लगना चाहिए पेशेंट्स को। और जॉइंट्स में अगर हो रहा है ब्लीड, शुरुआती स्टेज में लग गया, तो वो जॉइंट में ब्लीड और नहीं बढ़ेगा और जॉइंट डैमेज नहीं होगा ज़्यादा।
पर हमारे देश में ये है कि ऑन डिमांड फैक्टर लगता है, यानी प्रॉब्लम होती है तब लगता है। और ज़्यादातर पेशेंट इतने दूर रहते हैं, जहाँ पे फैक्टर की फैसिलिटी है उससे इतने दूर रहते हैं कि जब तक जिन्हें पहले तो जानकारी नहीं है, दूसरा तो जब जानकारी होती है और जहाँ फैक्टर अवेलेबल है वो उनके घर से इतने दूर होता है कि जब तक वो पहुंच रहे हैं 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, वो टिश्यूज मसल्स में वो और जॉइंट में डैमेज होना शुरू हो चुका होता है। तो लंबे समय से बार बार अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट के जॉइंट डैमेज हो जाते हैं और वो परमानेंट दिव्यांग, विकलांग हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो शारीरिक क्षमता वाले वो काम, वजन उठाना और ये सब चीज करना नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीड होती है, टारगेट जॉइंट हो जाता है, वो फिर वापस ब्लीड होती है। तो इसी चीज से बचने के लिए और इसी वजह से हमें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है वो फैक्टर इंजेक्शन लेने के लिए। ठीक है, अब हॉस्पिटल में अभी पिछले 2 महीने से हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और सिस्टम के ये कमियां हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में मैं बातचीत करता रहता हूँ, मैं एप्लीकेशन भी लिख के आता हूँ कि फैक्टर अवेलेबल करवाए जाएं। और पर किया जा सकता है, क्योंकि फंड जब तक अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ के अधिकारियों को भी हाथ बंधे पड़े हैं, वो फैक्टर ऑर्डर नहीं कर सकते। और बाकी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, पेशेंट सफ़र करेंगे। और जिसके हाथ पाँव में दिक्कत है, वो अडल्ट है, वो घर के लिए अर्निंग करता है, लाइवलीहुड उसका हिंडर होगा। लाइवलीहुड हिंडर हुआ तो वो अपने डेली के जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी आपको घर पे बैठे रहने के लिए पैसा नहीं देगा। ये एक हार्ड फैक्ट है और किसी को चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो उसका लिविंग जो है, स्टैंडर्ड जो है, सब स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, एक तो उसकी कमाई लिमिटेड हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। तो अब जो मैं बात बोल रहा हूँ, फूड वगैरह ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक उसका नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, अब ये हीमोफिलिक या इसके जैसे और कंडीशन जो है, दुर्लभ बीमारियां हैं, या क्रोनिक कंडीशन के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनके परिवार में होते हैं, क्रोनिक कंडीशन के लोग हैं, जैसे कई बार बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम है, क्रोनिक कंडीशन है, उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो महीने में कुछ बार जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम 3 भाई हैं और मुझे प्रत्येक हफ्ते जो है एक बार कम से कम फैक्टर लगना ही है। मुझे वो फ्रीक्वेंसी में फैक्टर लगता है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जॉइंट में ब्लीड हो जाती है। आप देखेंगे मेरे जॉइंट्स, ये मेरे नसें भी कई बार इतनी छिदी हैं कि इन निडल के इनमें आपको निशानियां दिखेंगी। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आप ड्रग एडिक्ट तो नहीं हो। ठीक है, नहीं साहब, हम ड्रग एडिक्ट नहीं हैं। हम वो फैक्टर इंजेक्शन हमें ज़रूरत है जिससे हम जीवित रह सकें और अपना डेली का काम कर सकें। हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए और आगे चलने के लिए, एक हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए वो फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, और वो अवेलेबल नहीं रहता है तो पेशेंट्स पड़े रहते हैं बेड पे, और उनका बस ये है कि उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके पूरे परिवार का मोरल क्या है, हेल्थ क्या है, एंड उनके मेंटल हेल्थ की क्या हालत है। ठीक है, अलग अलग स्टेज पे हैं। छोटा बच्चा है तो उसकी क्या हालत है, वो टीनेजर है तो क्या हालत है, और वही अडल्ट स्टेज में आ चुका है तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उसकी क्या हालत है। तो वो मेंटल स्टेट के जो इश्यूज हैं वो वेरी करती हैं, विच अगेन उसके ऊपर लोग बात नहीं कर सकते। और उसका तो अभी तो जो मैंने फाइनेंसेस पे आपके बात की, कॉस्ट की बात की, ये सारे मनी से रिलेटेड हैं, सारे फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं। बट उनका क्या चीज़ है, उन चीज़ों का आप अगर देख लें जो मेंटल हेल्थ को असर करता है, उस चीज़ का तो कोई कॉस्टिंग कर ही नहीं सकता, उसका कोई कॉस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। वो व्यक्ति अगर बेटर मेंटल फेज में है तो हो सकता है 50,000 कमा ले, वही व्यक्ति हो सकता है विद द स्किल्स, विद द बेटर मेंटल स्टेट, हो सकता है 50 लाख कमा ले। तो उस लॉस को तो कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया मुझे हर हफ्ते जाना पड़ता है हॉस्पिटल। इसका मतलब मुझे कितने चक्कर लग गए, 4 चक्कर हॉस्पिटल के लग गए। ठीक है, और मैं
अपनी गाड़ी से जाता हूँ, फोर व्हीलर से पापा लेके जाते हैं, या फिर पापा की तबीयत खराब है अगर, तो मुझे ऑटो करना पड़ता है। तो उसका कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपया मिनिमम मांगता है एक साइड का। ठीक है, तो आना जाना मान लो 200 रुपया। ठीक, तो यानी 800 रुपये तो ऐसे आपके हॉस्पिटल आने जाने के लगे। और कई बार अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बार जाना पड़ता है। और हम 3 भाई हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आज मेरे को ब्लीड हुआ तो मेरे दूसरे भाइयों को भी सेम डे ब्लीड हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो उनको हो सकता है दूसरे को दूसरे दिन, तीसरे को तीसरे दिन है। तो यानी हफ्ते में 3 दिन हो सकता है हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। और एक पेशेंट अकेले नहीं जाता, बहुत मैं अकेले चला जाता हूँ, पर बाकी सबके साथ एक आदमी जाता ही है। और मुझे भी जब पापा लेके जाते हैं तो पापा जाते ही है मेरे साथ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो यानी एक पेशेंट के साथ हमेशा एक आदमी और चाहिए ही चाहिए। तो जो कॉस्ट है आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। यानी अगर मैं 800 भी मानूँ तो 800 इंटू 3 कर दूँ तो 2,500 से 3,000 रुपये हमारे हॉस्पिटल आने जाने का ही कॉस्ट है। ठीक है, उसके अलावा कई बार हमें नी कैप या करप बैंडेज वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। बाहर मार्केट में खरीदो आप तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। वो छोड़िए, वो चीज़ें वहाँ पे कंपैरिजन नहीं होती। और जब फैक्टर अवेलेबल है तब की बात बता रहा हूँ। जब अवेलेबल नहीं है तब आपको कहाँ मिलेगा फैक्टर? फिर आपको जाना पड़ेगा शहर छोड़ के दूसरी जगह। हमारे यहाँ से नज़दीकी शहर जो है वाराणसी है, उत्तर प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, ये आपका वाराणसी है। दैट इज़ टू 10 to 20 किलोमीटर के आसपास, 210-220 किलोमीटर के आसपास वाराणसी पड़ता है। ठीक है, और उसको हमारे यहाँ पे कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है वहाँ के लिए। अब हीमोफीलिया के पेशेंट्स को आप क्या प्रॉब्लम होती है वो मैंने बता दिया आपको समझ में आ गया होगा। अब या तो वो क्योंकि हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतने सही नहीं है, रोडवेज हैं। रोडवेज तो बहुत तगड़ी वाली हैं वो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश का कोई रोडवेज नहीं है। ठीक है, तो वो रोडवेज से आप जाइए या फिर अपनी गाड़ी बुक करके जाइए। तो रोडवेज का भी आप अगर किराया लेंगे तो लमसम 500 और कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा सा। और वहाँ बस स्टैंड से BHU तक जाने का आपको अगर हम मिला लें टू एंड फ्रो तो अराउंड 1500 रुपये आपका एक बार का खर्चा है, अगर आप बस से आ जा रहे हैं। ठीक है, प्लस कुछ नाश्ता पानी आपने किया वहाँ से, क्योंकि ऑटो से ही जाना पड़ेगा आपको वहाँ BHU तक। ठीक है, और कितने पेन में हैं आप, क्या वो कर रहे हैं, झटके लगेंगे आपको। बस उस तरीके से चलती हैं, सबको पता है सरकारी बसें कैसे चलती हैं रोडवेज की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी वैसे ही चलती है। मैं तो हरियाणा रोडवेज में भी बैठा हूँ। जब जयपुर से दिल्ली पहुँचना होता था, बाप रे बाप, मज़ा आ जाता था, हालत ख़राब। ठीक है, और ऐसे अगर आप जा रहे हैं अपने गाड़ी बुक करके तो आपका पड़ता है लमसम 5,000 प्लस टोल, और फिर खाना पीना मिला के यानी आपको 6,500 से 7,000 रुपये आपको लमसम, हम एवरेज मान रहे हैं, 7,000 रुपये एक बार का पड़ता है। ठीक है, टू एंड फ्रो, वहाँ रुक नहीं सकते आप, जाइए इंजेक्शन लगवाइए, जब तक इंजेक्शन लग के वो फिर आप वापस आइए, तो वो 7,000 रुपये आपको खर्च पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास इंजेक्शन नहीं है और आपको हफ्ते में 4 बार लगता है तो आप ये बताइए कितने बार आप जा पाएंगे। आपके पास 30,000 रुपये, कम से कम 20 से 30,000 रुपये आपके पास होने चाहिए अदर सिटीज जाने के लिए। अदर सिटीज जाने के लिए जहाँ पे फैक्टर अवेलेबल है, नियरेस्ट, दूर की बात छोड़ रहा हूँ मैं। सतना है हमारे यहाँ हब है, जहाँ से हमारे पास फैक्टर यहाँ आता है। ठीक है, और वो लगभग 250 किलोमीटर है, टू एंड फ्रो 500 किलोमीटर हो गया। तो वहाँ पे जाने का यानी सिर्फ रेंट जो गाड़ी का है टैक्सी का, दैट इज़ 7,000 रुपीज़। और खाना पीना मिला के आपको 8,000 रुपये के आसपास, 8-8,500 रुपये वहाँ बैठता है। ठीक है, तो अगर आपको जो मैं वही बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, कि इस फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी में फैक्टर लगता है, अगर वैसे करें तो यानी हमें लमसम 30,000 रुपये महीने का चाहिए, सिर्फ हायर सेंटर्स पे जाके फैक्टर लेना, ताकि हम नेक्स्ट वीक जो है नॉर्मल काम कर सकें।
1 हफ्ते का हम कर सकते हैं नॉर्मल। पर अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो 3-4 दिन उसको रिकवरी के लगते हैं, उतने में फिर से ब्लीड हो जाता है। समझिए बात। अगर सीवियर ब्लीड हो चुका है और उससे आपने फैक्टर तब लगवाया है तो 3-4 दिन आपके कम से कम लगते हैं। 5 दिन भी कई बार लग जाता है, कई बार हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। तब तक फिर से उस पे ब्लीड हो जाता है। अगर फैक्टर अवेलेबल नहीं है, टाइम पे आपने नहीं लगाया, तो फिर से रिकरेंट ब्लीडिंग होती ही है। टारगेट जॉइंट बढ़ते हैं जिससे डैमेज बढ़ता है, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होती है और बाकी सारी चीजें हिंडर होती हैं उसकी वजह से। तो ये कुछ मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ, ठीक है। आप फिर गैस इलेक्ट्रिसिटी बराबर अगर 4 जनों का है तो वो चीज़ ठीक है। क्लोथिंग ठीक है। एजुकेशन ठीक है। अगेन यहाँ पे हिंडर पड़ रहा है, देखिए। अब नॉर्मल अगर देखें हम नॉर्मल अगर कॉलेज जा रहा है कोई व्यक्ति और वो स्वस्थ है, वो 2-4 किलोमीटर पैदल चल के जाके आ सकता है, ठीक है। पर हीमोफीलिया का पेशेंट नहीं कर सकता, उसे ऑटो लेना पड़ता है। ऑटो लेके आएगा, आ जाएगा, वो कॉस्ट जुड़ जाएगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर उसके पास 4 व्हीलर नहीं है उसके घर पे। तो अगर है तो उसका 4 व्हीलर का मेंटेनेंस, उसमें तेल डालना पड़ता है, पेट्रोल हो डीजल हो, 100 रुपए से ऊपर है प्राइस प्रत्येक लीटर। तो वो कॉस्ट वहां पे जुड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है हमारा, जहां पे नॉर्मल व्यक्ति 1-2 किलोमीटर पैदल चल सकता है, एक व्यक्ति जिसको हीमोफीलिया है या क्रोनिक कंडीशन है वो पैदल नहीं चल सकता, तो उसको, और वो भी उसे ऑटो करनी पड़ेगी। ये ऑटो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सबसे सस्ता 4 व्हीलर, आपका 3 व्हीलर वो सब्सटीट्यूट है, राइट। ये वाला चीज है, इसलिए बोल रहा हूँ। और अब बड़े शहर में रहोगे तो आप कैब वैब कर सकते हो, शेयरिंग कैब वगैरह कर सकते हो, तो वो भी वो कॉस्टिंग वहां से वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी हमारा जो कॉस्ट है, हमें अगर कहीं आना जाना है तो उसके लिए हमारा कॉस्ट बढ़ गया, हमारे हेल्थ केयर के लिए हमारा कॉस्ट बढ़ गया। अब इस चीज का देखिए, आप बोलेंगे कि सरकारी उस पर ही क्यों डिपेंड कर रहते हो आप और अपना प्राइवेट क्यों नहीं खरीद सकते। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि हमारे जो फैक्टर इंजेक्शन लगता है उसकी कॉस्ट क्या है। कि यानी सरकारी इसमें जो आ रहा है वो बल्क में ले रहे हैं तो उनको बल्क रेट होता है, हर स्टेट के लिए अलग अलग कंपनी अलग अलग कोट करी रहती है जो अप्रूवल होता है, और उस हिसाब से स्टेट्स को फैक्टर अवेलेबल हो रहा है और सरकारी तंत्र के माध्यम से हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलता है, ठीक है। पर वो भी टाइमली अवेलेबल नहीं होगा तो आप ये बोलो कि आप अपने पास क्यों नहीं रख लेते हो। तो साहब, कंपनी अगर आप बल्क में नहीं ले रहे हो और इस तरीके से आप अपने लिए खरीदना है तो भी मुझे एक बार में, क्योंकि ये बॉडी वेट और सिवियरिटी ऑफ ब्लीड के हिसाब से लगता है, फैक्टर कैलकुलेट हो गया कि 30% करेक्शन है, 40% है, 50% है, कितना करेक्शन करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमें यानी एक बार में मैं ये बताऊं कि राउंड अबाउट 10 to 15,000 का इंजेक्शन मुझे लगता है, मैं ये मान लूँ 15,000 का एक बार में लगता है और 4 हफ्ते लगता है, ठीक है। 60,000, ठीक है, महीने का मुझे इंजेक्शन लग रहा है। और अगर वर्ल्ड फेडरेशन का माने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का माने कि सीवियर हीमोफीलिया के पेशेंट को, जैसे मैं हूँ, उन्हें प्रोफिलैक्सिस की बात होती है कि परेशानी होने से पहले उन्हें हफ्ते में 2 बार फैक्टर लगवा लेने चाहिए। अभी क्या है कि हम ये माने लमसम जो कॉस्ट है 60,000 पर मंथ है, 12 महीने का 7,20,000, ठीक है। अब वही चीज़ अगर हम वर्ल्ड फेडरेशन की और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, प्रोफिलैक्सिस की बात करते हैं, हफ्ते में 2 बार लगने की बात करते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हुए बगैर लगने की बात करते हैं ताकि हम नॉर्मल रहें और वो विकलांगता नहीं आए, जॉइंट्स प्रिजर्व रहें, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जितने बार ब्लीड होगा, जितने बार ये चीज़ है, मसल डिजनरेट होंगे, मसल्स में प्रॉब्लम होगी, जॉइंट्स डिजनरेट होंगे, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, और इसके वजह से हमारी ये विकलांगता जो है, ये डिसेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके वजह से इश्यूज आते रहते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को मान के चलें कि भाई प्रोफिलैक्सिस पे चलाना है, और हम, अगर आप बोल रहे हो कि आप खुद से मैनेज करिए, तो हफ्ते में 2 बार लगना है, यानी 15 into 2 कर दीजिए आप, 30,000,
30,000 एक हफ्ते का, 4 हफ्ते का 1,20,000। अब आप कर लीजिए 14,40,000, लगभग 15 लाख रुपए। ये लमसम अमाउंट है। 15 लाख एक पेशेंट का। जिस घर में एक से ज्यादा पेशेंट है वो क्या होगा? जैसे मेरे घर में 3 पेशेंट है हम लोग, ठीक है। तो 15 लाख के आसपास के मान लें तो 3 पेशेंट का कितना हुआ? 45 लाख रुपए हमें चाहिए साल का, सिर्फ और सिर्फ हमारे दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, ठीक है। हमारे बाकी चीजों का कॉस्ट अलग है, ठीक है। और ये लग्जरियस लाइफ के लिए नहीं चाहिए 15 लाख रुपए हर इंडिविजुअल को। 45 लाख रुपए इस चीज के लिए, लग्जरी में जीने के लिए नहीं चाहिए। ये चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपने डे टू डे एक्टिविटीज को प्रॉपरली करने के लिए। ये हर एक हीमोफीलिया का पेशेंट, क्रोनिक कंडीशन के व्यक्ति, या फिर और किसी दुर्लभ बीमारी के पेशेंट या व्यक्ति और उसके परिवारजनों के कॉस्ट की बात बता रहा हूं मैं आपके, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात बता रहा हूं, जिसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट, हमारे पॉलिसी मेकर्स उस पर उतना एम्फोसिस कर ही नहीं रहे हैं। वो उस चीज को देख ही नहीं रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पे आपकी पॉलिसीज को सही तरीके से ट्विक करनी है। आप सिर्फ कई बार ये बात करते हो कि उनको ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप पहले तो ये चीजें हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दिया, मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक हीमोफीलिया और क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट और एक नॉर्मल व्यक्ति के कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा पड़ता है। और दिस वाज केस स्टडी। ये केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ हमने सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के उस पे बेसिस पे की थी, और ये एक सिर्फ एस्टिमेशन है, क्योंकि कॉस्ट जो है आपका क्षेत्र से क्षेत्र वेरी करेगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा। ये वाली चीज़ है। अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी इसके अंदर मैं टिप्पणी और जोड़ना चाहूँगा। अब जैसे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है, उसमें 3 ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, उसके अलावा और दूसरे जो दुर्लभ कंडीशंस हैं, जैसे आपके मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, ये सब भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो यानी ये दुर्लभ कंडीशंस, इसके अलावा और भी हैं, क्योंकि टोटल 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई थी सरकार के द्वारा, जो एक अच्छा कदम है, पर सिर्फ कागज में किया हुआ है अभी तक। कारण मैं बताता हूँ आपको बेसिक, क्योंकि मैंने धरातल में क्या पाया। 2018 में, क्योंकि इसका क्रियान्वयन 17 के एंड 18 के शुरू में हो चुका था, 2018 के मिड की बात बता रहा हूँ। हम अपने जिले अस्पताल में गए कि भाई ये है, अब डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हमारा बनना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो मेडिकल बोर्ड था, उसमें हमारे जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो हंसते हैं और बोलते हैं ये तो टेम्पररी कंडीशन है ना, हीमोफीलिया एक टेम्पररी कंडीशन है, बाय बर्थ रहता है, जेनेटिक डिजीज है, और ये टेम्पररी कंडीशन नहीं है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। इस शब्द को आप नोट कर लीजिए, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब समय के साथ इसमें परेशानी बढ़ सकती है और बढ़ती है। टाइमली फैक्टर नहीं दें, टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं करें, टाइमली एक्सरसाइज नहीं करें, सपोर्ट नहीं दें, तो व्यक्ति की विकलांगता बढ़ती है समय के साथ। ये चीज नोट करें। ये हमारे मेडिकल बोर्ड को नहीं पता था। मैंने जो राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का पूरा पीडीएफ था मेरे पास, उसके इवैल्यूएशन का प्रिंट निकाला, ले आके बोर्ड को दे दिया, बोला ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का गेजेट है, इसको ना कर दीजिए आप, और लिखित में दीजिए मुझे कि आप इसको नहीं मानते। तब जाके हमें हमारा सर्टिफिकेशन मिला, ठीक है। पर अभी भी बहुत से और पेशेंट हैं, कई और जिलों में बात होती है मेरी दूसरे पेशेंट से, वो और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में भी है, आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, बहुत जगह, सारी जगह आपके ये चीज मिल जाएंगे, जहाँ पे मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर्स जो है मना कर दे रहे हैं कि तुमको हम नहीं बना के देंगे डिसेबिलिटी। क्यों नहीं देंगे? गलती गवर्नमेंट की है। क्यों? क्योंकि आपने मेडिकल बोर्ड को ट्रेनिंग नहीं दी। अगर दी है तो पब्लिक में क्यों नहीं बताया है कि ट्रेनिंग दी है? इस तरीके से अगर डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं है, कई बार आप जिसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता, उसको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में क्या पता होगा? और जो सफर कर रहा है उसके पास ये कहां से आएगा कि भैया आप मेरी बीमारी को ये कर दिया?
क्योंकि सरकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, जिनका काम है इस चीज का प्रचार करने के लिए भी, अवेयरनेस करने के लिए भी, वो कर नहीं रहे हैं। अभी भी मैं पिछले 3-4 साल से इस चीज को ऑब्जर्व करता आया हूँ कि जो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट्स हैं और वो काम क्या करती हैं, वो और गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस आते हैं और इस तरीके से, तो उनमें क्या है कि वो सिर्फ जो पहले विकलांगता थी, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी वाला था, हेयरिंग का जिसको प्रॉब्लम है, आई साइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ इन्हीं जो पहले जो डिसेबिलिटीज थी उन्हीं के बारे में बात करते हैं, कि इन डिसेबिलिटीज के बारे में बात नहीं करते हैं। देखिए, अगर आदमी का अंग एम्प्यूट हो गया है, कट गया है, या उस वजह से प्रॉब्लम है, या बोल नहीं सकता है, गूंगा बहरा है, देयर इज नथिंग अगेंस्ट देम, उनको वो भी एक डिसेबिलिटी है। पर डिजीज के वजह से अगर डिसेबिलिटी हो रही है, उसके बारे में अभी भी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको जानकारियां कम हैं, उनको ट्रेनिंग है ही नहीं। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जिनको आपने बोला कि इम्प्लीमेंट करो, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। तो जो एंड पे जो आपके पेशेंट्स हैं और वो फैमिलीज हैं, दे आर नॉट रिसीविंग सोशल जस्टिस, वो परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे सिंगरौली में एक चीज़ और देखी मैंने, हमारे जो आर्टिकल 12 है और डिसेबिलिटी एक्ट में भी ये चीज़ इंक्लूडेड है कि हम फ्री लीगल एड भी पा सकते हैं, हमारे लीगल एड का राइट है, ठीक है। वनरेबल सेक्शन के लिए सेक्शन 12 है, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जिसमें विमेन एंड अदर वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको जो है फ्री लीगल एड मिलेगा। कहीं नहीं है साहब, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जाएंगे, आपके पास कहीं नहीं दिखेगा कि फ्री लीगल एड है। तालुका लेवल तक हमें फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। आज ये वीडियो जो मैंने बनाया और इतना लंबा चल रहा है, ये इसीलिए बनाया है कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट में है और जो अपोजिशन में है, आप लोग बाकी मुद्दों को छोड़ें, इन इम्पोर्टेंट मुद्दों को इस पे फोकस करें, इन पे बात करें, ताकि ये प्रॉब्लम्स वन बाय वन हम सॉर्ट आउट करें, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 कास्ट कह दिए, उसमें उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटी को तो छोड़ दिया। पांचवा बिना 5वें को लाए मुट्ठी नहीं बनेगी, ये चीज जान लीजिए। सिर्फ 4 से ऐसे करते रहेंगे, 5वां चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब मुट्ठी बनेगी। तो हमारे मोदी जी ने जो 4 कास्ट कहे, उसके साथ एक 5वां जो कास्ट है, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग, दिव्य अंग, ठीक है। थोड़ा कटाक्ष लगेगा आपको, व्यंग लगेगा मेरी भाषा में, पर ये एक पीड़ा है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। जो रूट लेवल पे वो परिवार झेल रहे हैं, वो पेशेंट झेल रहे हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी झेल रहे हैं, वो दिव्यांगता वाले झेल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, क्योंकि हमें फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह से क्या है कि जो कहीं पे कोई हमारे साथ छल कपट या कोई बदमाशी करता है, हमें वो न्याय नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि भाई जिसकी शिक्षा, कई जगह कई लोगों की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है ढंग से, वो गरीब है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कौन उसके हक में बोलेगा? और उसके पास पैसे नहीं है तो कोई वकील नहीं बोलता उसके लिए। और फ्री लीगल एड उसको मिलना चाहिए, उसको पता ही नहीं कहाँ मिलेगा। आप उनको छुपा के रखेंगे कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे, तो वो कहाँ से पहुँचेगा? आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर इस चीज़ को दिखाना होगा। रेवेन्यू खासकर ज़्यादातर तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, कहीं दबंगों ने या पड़ोसी ने किसी की संपत्ति हड़प ली, जमीन हड़प ली, ये सब चीज़ है। पटवारी के साथ मिलके जमीन, इसका जमीन
उसके नाम करवा लिया या कहीं पे कुछ ये करवा लिया, ये नॉर्म है, ये दिखता है रोज। तो इन सब चीज की बात होनी जरूरी है। तो आप फ्री लीगल एड नहीं देंगे तो वो अपने अधिकार की बात कैसे करेंगे? उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी मुद्दे मैंने आज आपके सामने रख दिए, और इस एक केस स्टडी से मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है हीमोफीलिया के साथ, उसको भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो सामने वाला व्यक्ति एक नॉर्मल भी व्यक्ति के समान जीवन नहीं व्यतीत कर पाएगा, लग्जरियस लाइफ तो छोड़िए आप। तो जहाँ पे कोई किसी परिवार के पास या किसी व्यक्ति के पास जितना धन अगर आ जाए, वो एक लैविश लाइफ जिएगा, बहुत बढ़िया अच्छा जिंदगी जिएगा। पर्सन विथ रेयर डिजीज, दुर्लभ बीमारी, वो सिर्फ अपना एंड मीट करेगा, सिर्फ स्वस्थ रह के भगवान को धन्यवाद देगा कि मैं स्वस्थ हूं, और खुश रहेगा, बस इतना कर पाएगा। तो इसके लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले, प्लस हमारी कम्युनिटी को आगे आना होगा। कम्युनिटी लेवल पे उस सपोर्ट मैकेनिज्म को बिल्ड करना पड़ेगा। तो लोगों, दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको लगती है कि इसमें काफ़ी कुछ समझने लायक या ध्यान देने लायक है, तो आप इसको शेयर करेंगे, और इसको हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़, पीएम, सीएम, और हमारे जुडिशरी को भी शेयर करेंगे। एंड जुडिशरी के भी जो कंसर्न, बार काउंसिल्स के भी जो कंसर्न, हमारे कंसर्न बॉडीज हैं, उनको भी टैग करेंगे वीडियो को शेयर करके, ताकि वो इस चीज़ को देखें कि प्रत्येक जिले में जो फ्री लीगल एड मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रॉपरली प्रोवाइडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तब तक धन्यवाद।